मेरे लिए वो इट इज़ एन अनहेल्थी प्रोसेस मेरे लिए। तो हमारा काम जो है एज एक्टर्स वो ये है कि वो उस दुनिया में जब हम जाते हैं हम खुद के बिलीव्स और अपनी जो हमारी मानसिकता है या हमारा इमोशनल वर्ल्ड है उसको हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करते हैं। हम खुद को अंदर नहीं लेके जाते। मैं ये सोचने नहीं लगती हूँ कि मैं क्रिमिनल हूँ। आई रिमेन एन एक्टर। जब मैं आई थी YRF में आई थी तब मेरी पहली मुलाकात हुई। क्या कुछ बातचीत हुई थी? थोड़ा सा कुछ नहीं, तीन सेंटेंसेस हुए। क्या? वेलकम टू द फ्रैंचाइज, एवरीबॉडी लव्स यू हियर एंड हमारी आंखें एक जैसी हैं। हाँ। बस ये तीन सेंटेंसेस हमारे एक्सचेंज हो गए। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल बहुत करते हैं कि हमारी कास्टिंग मेरी बिकॉज माई सोशल मीडिया इज़ नॉट एज लार्ज, मेरी फॉलोइंग इतनी लार्ज नहीं। तो मुझे लगता है कि हर एक समय में एक्टर को जो प्रेपरेशन हम देते हैं, पहले पोर्टफोलियो की बात होती नहीं थी, एक पीछे हेड शॉट होता था बस में एंड देन इट वाज वर्ड ऑफ माउथ। फिर उसके बाद अब कास्टिंग एजेंसीज हैं, तो हमारे शोरीज हैं, तो एवरी एज हैज़ इट्स ओन डिमांड। लेकिन एक इंडस्ट्री में अगर सिर्फ इफ़ इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क तो फिर बहुत सारा नया टैलेंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो एक स्ट्रक्चर का होना अच्छी बात होती है। कास्टिंग एजेंसीज हैं, एजेंट्स हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली एजेंट्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे देशों में एजेंट्स हैं जो दे लुक आउट फॉर द राइट्स ऑफ द एक्टर्स, उनको सेल करते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट उन तक लाते हैं, तो कनेक्शंस बनाते हैं। मेरे साथ मौजूद है आज मर्दानी 3 की अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने जब मर्दानी 3 देखी, वो जो कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन था, जो लेयरिंग्स थी कैरेक्टर्स में, जो विजिबली जो हमें दिख रहा था, और जब बाद में मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, मुझे एक बार को लगा ही नहीं कि अच्छा ये सेम इंसान है क्या। वो जो प्रोसेस था उस कैरेक्टर में जाने का, चाहे वो कास्टिंग से रहा हो, चाहे वो स्क्रिप्ट आपके पास आई हो, चाहे वो प्रोस्थेटिक्स रहा हो, वो इनिशियल फेज कैसा था? एक्सप्लोरेशन रहता है, एक कैरेक्टर को बनाने का क्रिएटिव प्रोसेस रहता है, जो एक इंटरनल वर्ल्ड होती है, उसके बाद एक्सटर्नल वर्ल्ड होती है जो हम कोलैबोरेशन में करते हैं। एक डायरेक्टर का विजन होता है, एक हमारा एज एक्टर्स हम उसमें अपनी यूनिकनेस लाते हैं, अपनी ट्रेनिंग लाते हैं, और उसके अलावा हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं जो हेयर एंड मेकअप करते हैं, कॉस्ट्यूम्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ मतलब मिलजुल के होती हैं। प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। मेरा अपना प्रोसेस है जो मैं टेक्स्ट से शुरू करती हूँ एंड आई ट्राई टू बिल्ड अ कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट आई सी ऑन द पेज। बस यही है। और जब जो ऐसा कैरेक्टर होता है ना जिसमें फिजिकल जितने चेंजेस हैं वो हैं, बट वो मेंटली भी आपको उतना ही इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत सारे एक्टर से बात होती है जो बोलते हैं कि जब वो इस तरह का ऐसा लेयर्ड कैरेक्टर या जिसमें शेड्स हैं, जब वो प्ले करते हैं तो कुछ वक्त वो वैसे ही हो जाते हैं, फिर उन्हें टाइम लगता है उससे निकलने के लिए। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? देखिए, मेरे लिए वो इट इज़ एन अनहेल्थी प्रोसेस मेरे लिए। तो fair enough. हमारा काम जो है एज एक्टर्स वो ये है कि वो उस दुनिया में जब हम जाते हैं हम खुद के बिलीव्स और अपनी जो हमारी मानसिकता है या हमारा इमोशनल वर्ल्ड है उसको हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करते हैं। हम खुद को अंदर नहीं लेके जाते। मैं ये सोचने नहीं लगती हूँ कि मैं क्रिमिनल हूँ। आई रिमेन एन एक्टर, है ना। So the process of an actor is to enter somebody else's world, है ना, and to find empathy within that world. उस दुनिया के अंदर उस कैरेक्टर की क्या वैल्यूज़ हैं, उसके क्या बिलीव्स हैं, उसके लिए क्या सही गलत है। तो हम अपने आप की जो बिलीव्स, हमारी जो एज अ पर्सन, एज मल्लिका प्रसाद, व्हाट आर माई बिलीव्स, उसको मैं सस्पेंड करती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं उस किरदार को एक विश्वसनीय तरीके से, एक बिलीवेबल वे में उसको प्रेजेंट कर पाऊँ, है ना। तो उससे अगर मैं ट्रॉमा में चली जाऊँगी तो फिर वो तो मेरे लिए अनहेल्थी हो जाएगा ना। तो सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन वी वर्क, क्योंकि ये हमारा काम है कि वी गो इनटू डीप इमोशनल स्पेसेस, डीप साइकोलॉजिकल स्पेसेस, तो हमारा एक रोबस्टनेस, एक हेल्थी वेलबीइंग का एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम अंदर जा भी पाएँ, उसे बिलीवेबली एक्सप्रेस भी कर पाएँ और उससे बाहर भी निकल पाएँ, बिकॉज वी हैव टू गो बैक होम टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर एनिमल्स,
तो वो एनर्जी लेके हम यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो फिर ना तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, बाकियों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, करेक्ट। है ना? सो दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक कम्स ऑल्सो फ्रॉम ट्रेनिंग एंड नॉट नेसेसरीली ट्रेनिंग इन द सेंस दैट कि वो किसी सर्टिफिकेट ही होल्डर हो, लेकिन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन्स टू बी एन एक्टर। मैं अगर फिल्म की बात करूँ तो ऐसा कोई सीन आपके लिए रहा जो आप बोलो कि अविनाश ये सीन मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा था या मुश्किल रहा था, अगर कोई भी एक मैं फिल्म के सीन की बात करूँ? तो हमारा जो प्रेपरेशन होता है वो बहुत सारा प्रेपरेशन सेट पे आने के पहले होता है, करेक्ट। तो एक्चुअली सेट पे आके हम लोग अपने कैरेक्टर को फाइंड नहीं करते हैं। सो द वर्क, एक्चुअल वर्क इज डन वे बिफोर यू एंटर सेट। तो चैलेंजिंग बेसिकली हमारा वो समय होता है जब हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द इनर वर्ल्ड, जो अंदरूनी दुनिया है एक कैरेक्टर का, वो भले ही साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फिज़िकल हो, उसकी आवाज़ हो, उसका लुक हो, ये सारा काम जो चैलेंजिंग है वो एक्साइटिंग भी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मतलब आनंद देने वाला प्रोसेस भी होता है, जिसको हम पहले करके आते हैं ताकि हम खेल पाएँ। जब हम सेट पे आते हैं तो हम तो खेलने आते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे, उनके साथ हम बाउंस करने आते हैं, वी कम टू प्ले। तो वो प्रोसेस मतलब वो कैरेक्टर जैसा भी हो, वो किरदार मतलब नेगेटिव ही हो या पॉजिटिव हो या जैसा भी हो, बट वो एक प्लेइंग ऑफ होता है कि हमारा जो कैमरा है, हमारी जो लाइटिंग है, जो हमारे सेट जो प्रिपेयर करते हैं, जो इतनी खूबसूरत मतलब तरीके से उसको, उस दुनिया को सजाते हैं, बनाते हैं, तो उससे हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके इम्पल्स लेते हैं, तो वो खेलने का मौका मिलता है जब वो प्रिपरेशन हो जाता है। एंड रानी मुखर्जी से पहली मुलाकात? जब मैं आई थी, YRF में आई थी, तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है, क्या कुछ बातचीत हुई थी थोड़ा सा? कुछ नहीं, तीन सेंटेंसेस हुए थे। क्या? वेलकम टू द फ्रेंचाइज, एवरीबॉडी लव्स यू हियर, एंड हमारी आंखें एक जैसी हैं। हाँ। बस ये तीन सेंटेंसेस हमारे एक्सचेंज हुए थे, एंड बाकी वंस द फिल्म स्टार्टेड, आई थिंक वी वर बोथ वेरी फोकस्ड ऑन प्लेइंग द कैरेक्टर्स। जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई ऐसी फिल्म होती है, मैं जब भी एक्टर से बात करता हूँ एक चीज़ अक्सर सामने आती है, वो होती है क्रिएटिव क्लैश। हम बहुत बार चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं, डायरेक्टर का शायद विजन अलग होता है, एक्टर्स का अलग होता है, को एक्टर का अलग होता है। कभी कुछ ऐसा इस बार फिल्म में हो कि यार लेट मी ट्राई दिस थिंग ना, इफ डजंट वर्क जैसा आप बोल रहे हो वैसा कर लूँगी? इसको क्रिएटिव क्लैश नहीं कहते, क्या कहेंगे? इसको कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि fair ना enough। हर कोई इंसान कोलैबोरेट कर रहा है कुछ ना नहीं कुछ। नहीं, अपने अपने तरफ से कुछ टेबल पे रखता है, ठीक है? ठीक है। और जब हम क्रिएटिव काम करते हैं, हमारा एक खुलापन रहता है कि वो जो अगला कुछ लाया है टेबल पे, उससे मेरी मानसिकता बदली कैसे, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। तो एक कॉम्पोजिट आइडियाज़ बनते हैं, क्योंकि ये एक इंसान का बनाया हुआ चीज़ नहीं होता। बिल्कुल। बहुत सारे लोग अपने अपने मतलब लाते हैं, अपना मीनिंग लाते हैं टेक्स्ट को, कैरेक्टर को, तो वो एक तरीके से वीविंग होता है, उसको हम ना गूंथते हैं साथ, है ना? तो इसको क्लैश नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि दीज आर एक्सचेंजेस, कोलैबोरेशंस, और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना? तो एंड जनरली जो बेस्ट इंटेंट होता है, जो काम के प्रति बेस्ट इंटेंट होता है, वही शाइन थ्रू करता है। सो इट आई डोंट सी इट एज क्लैश, एंड ये डिफरेंसेस होनी चाहिए। अगर हम सब एक ही तरीके से सोचने लगें तो फिर तो पता नहीं कौन से ढर्रे पे हम लोग चले जाएंगे ना, तो वो एक सिंगुलर माइंडसेट हो जाता है। तो वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब लोग आते हैं तो ये अच्छी बात है। एंड जब सेट पे जब शूट नहीं चल रहा होता है कि अभी एक अगला सेट पे लगने में टाइम है, इस बीच में आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ बातें होती थी कि आप लोग एकदम कैरेक्टर के लिए फोकस हैं, पुरानी फिल्मों की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल जानकी है साथ में, तो उनसे कुछ और वश की बातें हो रही हैं या कुछ और, मतलब क्या कुछ चलता था ऑफ सेट? एक्चुअली आपको पता है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मर्दानी की जो शूट हुई थी ना, इट्स एक्सट्रीमली टाइट। तो हमारे शेड्यूल्स बहुत टाइट हुआ करते थे, बहुत कम समय मिलता था हमें एक्चुअली टू सिट अराउंड एंड चैट एंड ऑल दैट। अगर लंबा शेड्यूल होता है और हम लोग सब आउटडोर जाते हैं तो फिर वो अलग बात होती है, क्योंकि हम लोग सब बाहर से आते थे एंड आवर शेड्यूल्स यूज्ड टू बी वेरी टाइट, एंड मर्दानी हैज़ बीन शॉट एट एन एक्सप्रेस रेट। हम लोग जनवरी में मेरी कास्टिंग हुई थी एंड नवंबर तक हमारा ख़त्म हो गया था काम, सो एंड वी हैड अ गैप ऑफ 2 months इन द मिडिल। तो आप सोचिए कि किसी फिल्म को स्पीड, उस रैपिडिटी से बनाने के लिए
मतलब कैसा रहा होगा. सो इन दैट सेंस एक दो चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई थी कि आई मेट पीपल फ्रॉम मेरे पिछले प्रोजेक्ट से. मुझे दिलीप मिल गए, शशांक मिल गए, तो ये 25 साल पहले हमने साथ काम किया था, तो वो था. एंड हाँ, नए लोगों से मिलने का भी मौका मिला. बट क्योंकि द फिल्म इज़ ऑल्सो अबाउट वेरी हार्ड सब्जेक्ट ना, तो इतना सारा सेट पे मतलब हमें वो मौका नहीं मिल पाया. एंड आई थिंक एक तरीके से वो बहुत अच्छा भी रहा क्योंकि एवरीबडीज परफॉर्मेंस शोज दैट फोकस, है ना. एक चीज़ और आपसे समझ रहे हो क्योंकि एक लंबे अंतराल से आप सिनेमाई दुनिया में एक्टिव हैं, आप अलग अलग तरह से काम करते रहे हैं, जुड़े रहे हैं. आपने एक शिफ्ट देखा है सिनेमा में, जिसमें आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह. अब बोला जाता है कि उसके बेसिस पे कास्टिंग हो रही है, आपको वहाँ एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. आपका इंस्टाग्राम देखो तो बहुत सिंपल है, उसमें आप हैं, आपकी दुनिया है ना. उस चीज़ को कैसे देखते हो? आपको कभी इसका फ़र्क पड़ा? देखिए, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल बहुत करते हैं, ठीक है, क्यों कि हमारी कास्टिंग नहीं हो रही बिकॉज माई सोशल मीडिया इज़ नॉट एज लार्ज, मेरी फॉलोइंग इतनी लार्ज नहीं है. तो मुझे लगता है कि हर एक समय में एक्टर को जो प्रेपरेशन हम देते हैं, पहले पोर्टफोलियो की बात होती नहीं थी, एक कुछ हेड शॉट होता था बस, एंड देन इट वाज वर्ड ऑफ माउथ. फिर उसके बाद अब कास्टिंग एजेंसीज हैं, हमारे शो रील्स हैं, तो एवरी एज हैज़ इट्स ओन डिमांड्स, यू नो. तो हमारे टाइम में सोशल मीडिया इज़ अ बिग डिमांड, बट एक होता है कि एक्टर को इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना होता है. एंड आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी बहुत ग्रूमिंग जिसको कहते हैं, एक एक्टर को इंडस्ट्री के अंदर आने के पहले थोड़ी बहुत मिल जानी चाहिए. सम गुड पीपल सम गुड सोल्स शुड कम अराउंड एंड ये सिखा भी देना चाहिए लोगों को. और एक दूसरी तरफ मेरी ये भी एक थिंकिंग है कि मोस्ट आर्टिस्ट्स आर शाई पीपल. तो एज ऑडियंसेस भी we should think about कि talent is not about how much is visible on social media. We should also look at their work and what they're thinking. उनकी मतलब as a human being, इंसान के तौर पे उनकी maturity क्या है और वो एक कैरेक्टर को क्या मतलब what will they bring to that character. ये चीज़ हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए as casting people and part of the industry और audience की तरफ से, क्योंकि नहीं तो वी लूज गुड टैलेंट सिंपली बिकॉज वो लोग मतलब सोशल मीडिया पे नहीं हैं. तो मैं दोनों तरफ से मतलब कहना चाहूँगी दैट इट हैज़ टू बी सपोर्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स. एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसे देखते हो? आपने ये जिक्र किया बहुत बार, जो आपने बोला ना कि सिर्फ फेसेस भी ले रहे हैं कि उनका काम दिख रहा है नहीं, वो एक्चुअल में कैसे, उनका शॉट कैसा जा रहा है, ये तो बहुत सेकेंडरी हो जाता है. तो आपको लगता है कास्ट पहले बहुत सारे, जब पुराने लोगों से मैं बात करता हूँ, बोलते हैं अविनाश पहले ना फंक्शन अच्छा था, हम डायरेक्टर से मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, उसको पता है क्या चाहिए, मुझे पता है उन्हें क्या चाहिए. बट अब वो इतने लेयर्स आ गई हैं कि हम तक बात पहुँचते पहुँचते बहुत बार चेंज हो जाती है. देखिए, स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में होना अच्छी बात होती है, ठीक है. देखिए, मेरे पर्सनल मतलब जो एग्जांपल अगर लेंगे, मेरा जो अपना जर्नी है जी. तो मुझे काम से ही दूसरा काम मिला है. इनफैक्ट ये काम भी मुझे पिछले काम की वजह से ही मिला है ना. तो एक होता है वर्ड ऑफ माउथ, इंडस्ट्री में पता चलता है कि दिस पर्सन इज अ गुड वर्कर एंड कमिटेड एंड सिंसियर. तो ये सारी चीज़ें तो कंसिस्टेंट है एंड ऑल दैट. सो ये एक वर्ड ऑफ माउथ भी होता है. लेकिन एक इंडस्ट्री में अगर सिर्फ इफ़ इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क, तो फिर बहुत सारा नया टैलेंट आपको मिलेगा ही नहीं. तो एक स्ट्रक्चर का होना अच्छी बात होती है. कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, एजेंट्स हैं. हमारे यहाँ एक्चुअली एजेंट्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे देशों में एजेंट्स हैं जो दे लुक आउट फॉर द राइट्स ऑफ द एक्टर्स, उनको सेल करते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स उन तक लाते हैं, तो कनेक्शंस बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि इट हेल्प्स द होल इंडस्ट्री, पूरे इकोसिस्टम को लिफ्ट करता है, यू नो. तो स्ट्रक्चर्स आर गुड, इनहिबिटिंग नहीं होना चाहिए. एंड उसको एंड इट्स नॉट अ फिक्स थिंग ना, ये इवॉल्व करता है समय के अनुसार, वो थोड़ा सा इवॉल्व करता है, नीड के बेसिस पर इवॉल्व करता है. फेयर इनफ. मैं वापस मर्दानी 3 पर ही आऊँगा इसको लेके, क्योंकि बहुत तारीफें मिल रही हैं कैरेक्टर्स को लेके, जो बोल रहे हैं ना, बहुत आपके इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स हैं
डीएम्स हमें नहीं दिख रहे, ऑब्वियसली आपको दिख रहे होंगे वो, क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ चल रहा है आपके लिए? फोन मेरा एक्सप्लोड कर रहा है, ये मैं बता सकती हूँ। एंड आई हैव टू से कि आई एम सो ग्रेटफुल हाँ। टू मर्दानी की मुझे इतने लोगों के पास ले गया है। एंड आई मीन आई व्हाट कैन आई से, आई एम हम्बल्ड बाय द फैक्ट दैट इतने लोगों को पसंद आया है ये किरदार, सबसे प्यार मिला है। मतलब ऐसा हम बार बार कहते हैं, यूनैनिमसली एक्सेप्ट किया है इस कैरेक्टर को, एंड इट्स अ विलन कैरेक्टर, तो अच्छा तो लगता है। करेक्ट। एंड इस बीच ऐसा कोई रिएक्शन, कोई मैसेज, कोई फैन मूवमेंट रहा है जो छप गया हो किसी, चाहे वो एक्टर की तरफ से रहा हो, चाहे नॉर्मल इंसान की तरफ से रहा हो? हाँ, मतलब ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि लोग हम्म। कहते हैं कि वो डायलॉग फिर से बोलिए, वो ज़रा गाना मतलब गाकर सुनाइए, और ये सारी चीज़ें हैं। द थिंग दैट आई लव टू हियर इज दे से वी हेट यू बट वी आल्सो We लव love यू। you. तो ये अच्छा लगता है कि यू नो दैट द कैरेक्टर ऑफ अम्मा हैज मैनेज्ड टू डू दैट, एंड उसके लिए आई एम हैप्पी। मैं इस बातचीत को ना एक सर्कल से खत्म करना चाहूंगा। आपकी कन्नड़ फिल्म है ना, प्लीज कन्नड़ा। कन्नड़ा फिल्म, जिसका नाम भी अगर मैं गलत बोलूं मुझे टोकिएगा, इट शायद टोकूंगी नहीं। कन्नूरू हेग्गादिति कानूरू जगह का नाम है, जी। हेग्गड़ती, हेग्गड़ती। मतलब उसकी जो ठकुराइन है, मालकिन या हाँ, जो भी, ठकुराइन, हाँ ठकुराइन। हाँ, तो वो फिल्म का नाम है। वो 1999 में बनी थी और उसी गिरीश साल कर्नाड उसको साहब, हाँ, नेशनल नेशनल अवार्ड अवार्ड मिला था। मैं अगर वो पूरी जर्नी पूछूं कि वहां से लेके यहाँ तक, अगर एक आपका सफर कैसा रहा, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई? और बहुत बार होते हैं ना कि अगर मुझे तब कोई ये चीज़ समझा देता तो मैं शायद तब वो गलती नहीं करती, या मैं चीज़ों को उस नज़रिए से देखती। अरे कितना अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, गलतियां ना करें तो हम कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। सो मेरी जर्नी जो रही है वो बहुत ही रिच रही है, बहुत अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, और मर्दानी पर भी वो, मतलब क्या कहें, वो थीम वैसे ही मेंटेन हुआ है कि आई हैव ऑलवेज फाउंड वेरी गुड पीपल टू वर्क विद, एंड मुझे सीखने को बहुत मिला है, एंड इट हैज़ बीन सच एन एनरिचिंग जर्नी। वहाँ से यहाँ तक मेरा लगता है कि कोई एक साल नहीं गया होगा वेयर आई वाज नॉट क्लोजली वर्किंग विद द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग, भले ही वो पढ़ाने का ही हो या डायरेक्शन का ही हो या लिखने का ही हो, कोई भी, मतलब मैं इस काम से लगातार जुड़ी रही हूँ, एंड इट हैज़ ऑलवेज एनरिच्ड मी एज एन एक्टर। Wow. Thank you so much for the बातचीत, and as you said, we hate you अम्मा but we love you, and we really wish हम आपको और स्क्रीन पर देखते रहे, ऐसे ही बात करते रहे। Thank you so much. Hi, I'm Mallika Prasad and you're watching me on Galata.